सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हमारे केंद्र में एक ऐसी शख्सियत है जिसकी पहचान परिवार के तौर पर कट्टर कांग्रेसी के तौर पर है। जिले की राजनीति में ऐसा कोई पद नहीं रहा जो इस परिवार के हिस्से भी नहीं आया। इनके पिता न केवल विधायक रहे, न केवल मंत्री रहे, बल्कि इलाके के कद्दावर नेता रहे। अगर इनकी माताजी के संदर्भ में बात करें तो वह भी शहर की मेयर रही। इनके खुद के संदर्भ में भी बात करें तो संगठन के अंतर्गत कौन सा ऐसा पद था जिले के स्तर पर जो इनके हिस्से में नहीं आया। बाद में अपने पिता की सीट पर विधायक बनने का भी मौका मिला, लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्र बदले, कुछ जिले की परिस्थितियां ऐसी बदली कि यह शख्स जो पीढ़ियों से कांग्रेसी था वह कांग्रेस का हिस्सा नहीं रहा और नई शुरुआत भाजपा के साथ की। भारतीय जनता पार्टी में जब यह कदम रखे तो सामने कालीन बिछा हुआ था। कालीन पर चले, तुरंत फुरत मंत्री भी बने, लेकिन भाग्य चक्र कुछ ऐसा चला कि इतना सुनहरा सफर अचानक कांटों में तब्दील हो गया है। कल के सम्माननीय मंत्री आज महज मामूली विधायक बनकर से मिटा दिए गए हैं। अंचल की राजनीति में न केवल इनकी पहचान एक कद्दावर नेता की है बल्कि बड़े व्यापारी की भी है, पर अब नेता के स्थान पर शायद व्यापारी वाला तमगा ज्यादा हावी हो गया है। व्यवहार के स्तर पर लोगों को इनसे शिकायत नहीं है, लेकिन पार्टी के भीतर इनके संभावित कद को लेकर बेचैनी जरूर है, जिसका खामियाजा इनको वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं के संदर्भ में भी चुकाना पड़ रहा है। दरअसल हम बात कर रहे हैं महाकौशल अंचल के कद्दावर नेता संजय पाठक की। संजय पाठक किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आज की तारीख में राजनीतिक हैसियत के मोहताज जरूर है। क्या कुछ ऐसे कारण है जिसके चलते संजय पाठक का अतीत जितना उजला है, भविष्य उतना सुनहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वर्तमान पर जो संशय के बादल हैं उनके कारण क्या है, इसकी विवेचना करने की कोशिश आज हम इस कार्यक्रम में करेंगे। चार खास मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और संजय सत्येंद्र पाठक के राजनीतिक जीवन के भूत, वर्तमान और भविष्य पर कुछ बात करें। उससे पहले देखिए वो खास रिपोर्ट जो हमारे साथी अजय त्रिपाठी ने संजय पाठक को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखिए उसका पहला भाग। सितारों की फसलें उगा न सका कोई, मेरी जमी पे कितने ही आसमान रहे। मध्य प्रदेश के सबसे धनाढ्य विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने सच में अपनी जमीन पर किसी और को फसल उगाने नहीं दी। अपनी महत्वाकांक्षाओं की चुनौतियों से दो हाथ करते हुए उन्हें भले ही अपनी परंपरागत प्रतिबद्धताएं बदलनी पड़ गईं, लेकिन अपनी जमीन बचाने में कामयाब रहे और भाजपा का नामचीन चेहरा बन गए। संजय पाठक राजनीति में रेड कारपेट पर चलकर आए थे। बड़े माइनिंग कारोबारी पिता सत्येंद्र पाठक पूरे अंचल के कद्दावर कांग्रेसियों में गिने जाते थे। वो दिग्विजय सिंह सरकार में खाद्य और नागरिक आपूर्ति से बड़े महकमों के मंत्री भी रहे। पिता के लाडले और 3 बहनों के इकलौते भाई संजय ने व्यापार और राजनीति का ककहरा बिना ज्यादा मशक्कत के सीख लिया। कांग्रेस के पराभव वाले 2003 के चुनाव में सत्येंद्र पाठक चुनाव हार गए तो राजनीतिक विरासत बेटे को सौंप दी। किसी फिल्मी हीरो जैसे टशन वाले संजय बहुत जल्द कांग्रेस में बड़े ओहदों पर पहुंचने के साथ तमाम नेताओं के चहेते बन गए। इसका एक बड़ा कारण उनकी लक्ष्मी कृपा के साथ दिल खोलकर मदद करने की आदत थी। सुरेश पचौरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके थे। सियासी समीकरणों ने साधन संपन्न संजय पाठक में महाकौशल अंचल का स्थापित ब्राह्मण नेता बनने की महत्वाकांक्षा जगा दी। सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस के लिए संजय पाठक बड़े पालनहार हो गए। उनके प्राइवेट हेलीकॉप्टर कांग्रेस के लिए एयर टैक्सी बन गए। उनकी वित्तीय मदद से कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बड़ी सभाएं होने लगी। कांग्रेस 2008 के चुनाव में सत्ता में वापसी तो नहीं कर सकी, लेकिन संजय पाठक चुनाव जीतकर बड़ी कद की नेता हो गए। हवा के रुख ने उनकी बढ़ती ऊंचाई और पनपते ख्वाबों से बहुतों को आगाह कर दिया। बहुत जल्द इसका असर भी दिखाई पड़ने लगा। उन्हें 2013 में भले ही विजरावगढ़ से टिकट फिर मिल गया, लेकिन मुड़वारा से उनकी मर्जी के खिलाफ फिरोज अहमद को टिकट दे दी गई, जिससे संजय के प्रतिद्वंदी भाजपा की जायसवाल की जीत का रास्ता आसान हो गया। फिरोज अहमद का टिकट दिग्विजय सिंह के कहने पर मोहन प्रकाश ने करवाया था। ये संजय पाठक के लिए इशारा था कि पचौरी के साथ कदम ताल करके क्षेत्र का ब्राह्मण नेता बनने की उनकी आकांक्षा कांग्रेस में कईयों को रास नहीं आ रही है। कुछ दिनों बाद 2014 की लोकसभा चुनाव में संजय पाठक की इच्छा के विरुद्ध दिग्विजय खेमे से राजा पटेरिया को खजुराहो लोकसभा सीट से टिकट दे दी गई। एक तरफ पानी की तरह पैसा बहाने के बाद भी पार्टी के अंदर बेअदबी हो रही थी और दूसरी ओर सत्तारूढ़ भाजपा की वक्र दृष्टि उनके विशाल कारोबार पर पड़ चुकी थी।
ऐसे में संजय पाठक कांग्रेस के प्रमुख शत्रप्पो के विरुद्ध आवाज बुलंद करने लगे कि 5-6 बड़े नेता मिलकर प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। इन आरोपों के साथ ही वो अपना व्यावसायिक साम्राज्य बचाने और अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए कांग्रेस को अलविदा कहकर भगवामय हो गए। ये उनके चक्रव्यूह में उलझने की शुरुआत मानी जाती है। संजय पाठक चक्रव्यूह में उस दिन फंस गए थे जब उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया था। कांग्रेस में बड़े लोकप्रिय नेताओं में शुमार किया और बीजेपी तो जिस तरीके का दृश्य देखने को मिला है मध्य प्रदेश में और भी अन्य जगहों पर, जब तक उसके उपयोग के नेता रहते हैं तब तक वो उसका भली भांति उपयोग करती है और जब उपयोग का वक्त निकल जाता है तो अक्सर वो नेता जो काफी कुछ आकांक्षाओं के साथ, इच्छाओं के साथ तो उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वहां कहीं ना कहीं अलग थलग चक्रव्यूह में फंसे नजर आते हैं। संजय पाठक को भाजपा में हाथों हाथ लिया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन, रणनीतिकार मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा सहित प्रमुख लोग उनके पक्ष में थे। संत देव प्रभाकर शास्त्री के शिष्य मंडल का प्रमुख सदस्य होने के नाते शिवराज कैबिनेट के कई सदस्य भी संजय पाठक के स्वागत में आ गए। उन्हें उपचुनाव दमदारी के साथ लड़ाया गया। इसके चलते विधानसभा का 2013 का चुनाव सिर्फ 992 वोटों से जीतने वाले संजय पाठक उपचुनाव में करीब 54,000 वोटों से जीत गए। हालांकि बहुत जल्द संजय को समझ में आने लगा था कि भाजपा में सब कुछ कांग्रेस की तरह सहज और सरल नहीं है। उन्हें उम्मीद थी कि उपचुनाव जीतते ही उन्हें तुरंत मंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। संजय पाठक को मंत्री बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ गया, तब भी वो राज्य मंत्री ही बन पाए। हालांकि कुछ दिन बाद उन्हें सुखद एहसास होने लगा कि व्यावसायिक साम्राज्य की सहूलियत के लिए सत्तारूढ़ पार्टी का नामचीन चेहरा होना ही काफी है। इसलिए वो पूरी शिद्दत के साथ पार्टी और पार्टी नेताओं की सेवा में लग गए। इसके बावजूद पार्टी का एक बड़ा वर्ग उन पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाया। इसलिए 2018 में सरकार जाने के बाद संजय पाठक संदेह के दायरे में बने रहे। कमलनाथ सरकार ने अगर दबाव बनाने के लिए संजय पाठक के व्यावसायिक साम्राज्य पर हमला नहीं किया होता तो शायद समीकरण बदल गए होते। सिहोरा में उनकी खदानें बंद करा दी गयी और उनके रिसोर्ट पर अतिक्रमण का आरोप लगाकर तोड़फोड़ की गई। इन घटनाओं से संजय पाठक को झटका लगा और कुछ दिन बाद ही सत्ता पलट के लिए हुए ऑपरेशन लोटस के मुख्य किरदार बन गए। इस ऑपरेशन से सरकार बदली तो संजय पाठक की उम्मीदें परवान चढ़ गईं। उनका मंत्री बनना तय माना जा रहा था, लेकिन सरकार की दूसरी सालगिरह के बाद भी संजय पाठक की उम्मीदें जस की तस हैं। वो भाजपा की सियासत के अभिमन्यु बन गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की पार्टी है। उस पार्टी में आप कई सालों की तपस्या के बाद रच बस पाते हैं। उन्हें अभी संजय पाठक को अभी और अपनी परीक्षाएं देनी है यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो, अन्यथा ये चक्रव्यूह उन्हें फिर बहुत कई साल पीछे ले जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि संजय पाठक दिलदार और मददगार सियासतदार हैं, लेकिन वक्त के साथ तालमेल में असंतुलन साफ दिखाई दे रहा है। पिता से मिली विरासत को उन्हें अपने पुत्र यश को सौंपना है। इसके लिए उन्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। सियासत के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह खींच रहने के बजाय खुद को अर्जुन की तरह वीर साबित करना होगा। कहीं बहुत कुछ पाने की हसरत में वो अपना वास्तविक वजूद न खो दें। एक चीज थी ज़मीर जो वापस ना ला सका, लौटा तो है जरूर वो दुनिया खरीद कर। अजय त्रिपाठी, INH 24/7 भोपाल। तो सवाल ये उठता है कि जो एक स्थापित राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले संजय पाठक भाजपा में सिपाही सालार बनने के लिए आए थे या सिपाही की हैसियत में बने रहने के लिए आए थे, ये सवाल जहन में उठता है। और इसका उत्तर लेने के लिए हम राजा पटरेजा जी के पास चलते हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर चेहरे हैं। और ये माना जाता है कि राजा पटरेजा वो आखिरी कारण थे जिसके चलते खांटी कांग्रेसी परिवार का यह सदस्य आज भाजपा का सदस्य बनकर दिखाई देता है। तो राजा पटरेजा जी, आपसे ही समझना चाहते हैं, क्या व्यापारी के तौर पर संजय पाठक के हित इतने ज्यादा आपके कारण से प्रभावित हो रहे थे जिसके चलते उन्हें नेता के तौर पर यह कदम उठाना पड़ा, या नेता के तौर पर आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था संजय पाठक की संभावनाओं को, इसलिए उसे मजबूर कर दिया भाजपा की ओर बढ़ने के लिए? आपकी प्रतिक्रिया? देखिए द्विवेदी जी, सत्येन भैया से हमारे बहुत आत्मीय संबंध थे और जी।
आत्मीय संबंधों के साथ साथ पारिवारिक रिश्ते भी थे। संजय सतेन भैया हमको सगा छोटा भाई मानते थे, हम उनको सगा बड़ा भाई मानते थे। परंतु संजय पाठक जी के राजनीति में आने का जो समय था और जो मेरा जीवन का आकलन है, उतनी कम उम्र में इतना जल्दी तेजी से आने के कारण बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती हैं। और अक्सर आप चाहे देखिए, चाहे धर्माधिकारी रहे हो, चाहे प्रियदर्शन जी रहे हो, चाहे सुनील मिश्रा रहे हो, चाहे हमारे वो तिवारी जी थे कटंगी से जो एमएलए जीते थे, बहुत कम उम्र के अंदर बड़ी चीज पा जाने के बाद हालत बिगड़ जाती है। तो ना व्यापारिक हितों का कोई चोट वोट का सवाल था, और हम लोग तो ठहरे कठोर कट्टर खाटी लोहियावादी, तो जिसका पूंजी से कोई सलाह लेने देने नहीं रहा जिंदगी में, और धन और धंधा का साथ राजनीति में हम लोग तो कभी मानते नहीं थे। तो उसका कोई खेल नहीं था, और ना ही खेल ये था कि कोई उनका राजनीतिक हालत खराब हो रही हो। सतेंद्र भैया के बाद कम से कम 10-20 साल तो लगे ना नेता बनने में, तो संजय को बहुत जल्दी नेता बनना था। संजय अच्छा लड़का था, परंतु बहुत जल्दी जो कम उम्र में कोई चीज पा जाती है तो वो बहुत बड़ा वो कर देता। हमको भी इस चीज का सैकड़ों जगह देखने मिला। हम लोग तो इसलिए आगे बढ़े कि 14 साल कॉन्स्टिट्यूंसी का सैकड़ों दर्जनों गांव में मांग चूम करके गरीब फट्टा बिछा करके सोए, तो वो कोई खेल नहीं था। संजय उतनी बड़ी उपलब्धियों को पचा नहीं पाया और बड़ी तेजी से दौड़ा, तो तेज दौड़ने के बाद थकान आ जाती है, हाफने लगता है मामला। फिर कांग्रेस के अंदर तो ये चीज चल सकती थी कि मास ओरिएंटेड पार्टी थी, और उसके अंदर एक चीज को स्वीकार भी किया गया कि सत्येंद्र भैया का सेक्रीफाइस था भी, जमीन से लेके ऊपर तक पार्टी को बनाने मदद करने में अर्जुन सिंह जी हों, शुक्ला बंधु हों, दिग्विजय सिंह जी हों, सबके साथ उनके मधुर संबंध थे और बड़े आत्मीय साथी थे वो। तो संजय भाई जी वो इस चीजों को समझ नहीं पाए, और उन्होंने जो पाला बदला वो ये नहीं समझ पाए कि मास ओरिएंटेड पार्टी के अंदर सर्वाइवल की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, और कैडर ओरिएंटेड पार्टी जो विशेष करके आइडियोलॉजिकल पार्टी हो और पूर्णतः उसका दर्शन अलग हो, गोलवलकर और गांधी के दर्शन में बड़ा पैमाने पर अंतर है, तो कार्यशैली में भी अंतर रहेगा। तो जिस माहौल में पले थे संजय, उससे विपरीत माहौल में चले गए, तो उनने यूज किया और फेंक दिया। यूज एंड थ्रो वाला खेल होता ना वहां। और अब जो सवाल खड़ा होता है, अब तो उनके पार्टी के अंदर इतना बड़ा आदमी हर कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ा है कि उसको जरूरत अपने हिसाब से उपयोग करेंगे। इसका मुझे बड़ा दुख है कि एक योग्य लड़के का, व्यवहारिक लड़के का, अच्छा किस्म का लड़का था, उसका ये हालत हुआ, ये बड़ा दुख का विषय है। आपको दुख का विषय संजय पाठक की वर्तमान हालत को देखकर है, या आपको दुख का विषय है कि एक संभावनाशील नेता, एक योग्य व्यक्ति आपकी पार्टी से बिछड़ गया, तो पार्टी का भी तो कुछ बड़ा नुकसान हुआ होगा? या आपको लगता है जो भी नुकसान हुआ केवल संजय पाठक का हुआ, कांग्रेस तो हरी भरी ही है? ना, ऐसा नहीं है। किसी भी किस्म की कोई घटना घटती है तो उससे दोनों लोग प्रभावित होते हैं जी। घर से कोई जाता है तो उसका जो कमी रहती है वो उसको भी तकलीफ होती है जो घर में जाता है, और जिस घर में वो जाता है जो स्वीकार नहीं किया जाता तो उसको भी तकलीफ होती है। देखिए, हम लोग तो कार्यकर्ता बनाने वाले समाजवादी लोग रहे, तो संजू को भी मैं उसी उसमें मानता था, घर का लड़का मानता था, आज भी वैसा मानता। वो क्या मानता नहीं मानता मुझे नहीं मालूम, वो उनकी माँ को भी मैं वैसी मानता जैसा पहले मानता था, आज भी मानता। उनको ज्यादा नुकसान हो गया, कांग्रेस को कम नुकसान हुआ। कांग्रेस को कम नुकसान हुआ। वो संजू का जो अच्छा भविष्य था, आगे आने वाली पीढ़ी में, तरुणाई में, युवाओं में एक जो नया नाम शामिल हो रहा था, जो यहाँ ज्यादा बढ़ता, वहां जाकर के उसको बहुत तेजी से एक्सप्लॉइट करके फेंक दिया। और दूसरा क्या है द्विवेदी जी, आप तो मैं वर्षों युगों से जानते, हम भी आपको जानते हैं, ये एक बहुत बड़ा भ्रम बना है देश के युवाओं में कि पैसा से राजनीति पे सब जगह कब्जा हो जाए। पैसा से राजनीति फाड़नीति कब्जा ना हो कभी। तो टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी सब प्राइम मिनिस्टर हो, नरेंद्र मोदी नहीं होता, और राजीव गांधी और जवाहरलाल नहीं होता, इंदिरा गांधी नहीं होती। इंदिरा गांधी और जवाहरलाल जी के मरने के बाद बाहर जाने के लिए पैसा डबल नहीं रहता था। पैसे का खेल उपयोगी का खेल हो सकता है, परंतु पैसे से हम सब कर देंगे।
यहाँ का बड़ा नेता होता, तो नहीं समझ पाए या मैं नहीं समझ पाया। तो वो एक्चुअल में संजय की जीत नहीं थी, यह भारतीय जनता पार्टी का खेल था, जो खेल आज भी चला रहे, मोदी पूरा देश में भी चला रहे हैं खेल। आज पूरे जनभावनाओं को देश के अंदर सांप्रदायिकता का फैला करके जो काम किया जा रहा है, मैं तो ये भी कह रहा हूँ दिनेश जी आपसे इसके आगे, तो हिंदू राष्ट्र के नाम पर वोट खड़ा करने के नाम पर पार्लियामेंट डिसॉल्व करके भी मोदी यदि वोट ले ले तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं। तो वो तो गलत रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता, गलत रास्ता है भाई। वो मैं नहीं मानता कि संजय जी का जनभावनाओं के अनुसार लिया हुआ निर्णय था और गलत जनभावना रास्ता है, ये कहना है राजा बड़ेरिया जी का। लेकिन मेरे साथ में आपसे सवाल है कि संजय पाठक ने ऐसा किया क्या जिसके चलते कल तक जो व्यक्ति यूजफुल समझा जा रहा था आज यूजलेस समझकर किनारे पर बिठा दिया गया है। भाई साहब, संजय पाठक तो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, व्यक्तिगत से व्यक्ति भी अच्छे हैं, लेकिन जहां तक पार्टी की नीति का मामला होता है, कांग्रेस से आए हुए लोगों के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद एक नया गुट पैदा हो गया और नेतृत्व के लिए एक संकट है कि उन गुटों के बीच में आपस में तालमेल कैसे बैठाया जावे। तो संजय पाठक के आने बाद उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे पार्टी को नुकसान हुआ हो, लेकिन पार्टी की अपनी कार्रवाइयों के चलते परिस्थितियों को देखकर किसी को महत्व देना पड़ता है, किसी को इंतजार करने के लिए कहा जाता है, वो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। हेलो जी, इंतजार करने के लिए कहा जाता है। आपसे जानना ही चाहता है कि क्या संजय पाठक में वो दमखम नहीं है, वो क्षमता नहीं है, वो योग्यता नहीं है जिसके चलते वो पार्टी को महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में पोषित कर सके, पल्लवित कर सके। इसलिए पार्टी ने कहा एक विधायक से ज्यादा इस व्यक्ति का उपयोग करना ठीक नहीं है, इसलिए बैठो शांति के साथ, तुम्हारा जो उपयोग करना था हमने कर लिया, अब तुम किसी उपयोग के लायक नहीं हो। ऐसा नहीं है, पार्टी के प्रत्येक क्षेत्र में जो है अपने अपने नेतृत्व होते हैं। जहां तक प्रश्न उठता है कि किसी व्यक्ति को पूरे क्षेत्र का उत्तरदायित्व एकदम से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि पूरे क्षेत्र में हर स्थानीय स्तर पर सभी वर्ग के, सभी जाति धर्म वर्ग के नेतृत्व होते हैं। और जब जैसे उनको अनूपपुर क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है, तो अनूपपुर क्षेत्र में उन्होंने पार्टी के लिए अच्छा काम किया है, निश्चित रूप से जो है उनको वहां का उत्तरदायित्व दिया जाता है। कटनी जिले का भी उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है। तो जहां जहां पर पार्टी उनकी उपयोगिता को समझती है उनको उपयोग करती है, और जहां का स्थानीय नेतृत्व भी यदि उनके आने पर अपना आग्रह करता तो उनको वहां पर भेजा जाता है। इससे तात्पर्य ये नहीं है कि उनका महत्व कम हो गया है। हाँ, महत्व जब अवसर मिलने पर दिए गए दायित्व को पूरी ढंग से निभा लेते हैं तो अपने आप में महत्वपूर्ण बात होती है। जो संजय पाठक जी ने ठीक किया है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होती। सुगढ़ जी, आप थोड़ा मुझे स्पष्ट जवाब दे पाने में सफल नहीं हो रहे हैं। मेरा सवाल ये, अगर उन्होंने पार्टी ने जब जो दायित्व दिए उन्हें ठीक तरीके से निभाया, जन आकांक्षाओं को भी पूरा किया और पार्टी की आकांक्षाओं को भी पूरा किया, तो जो नेता इस प्रकार का दायित्व सफलता पूर्वक निभाता है उसको पदोन्नत किया जाता है, उसको आगे बढ़ाया जाता है। संजय पाठक को आप लोग कालीन बिछाकर अपनी पार्टी में लेकर आए थे, उसके बाद में उनको राज्य मंत्री भी बनाए थे। तो बदली हुई परिस्थितियों में उनकी योग्यता, उनका अनुभव, उनकी वरिष्ठता, सारी चीजें कहती है कि भाई अब तो उन्हें राज्य मंत्री के स्थान पर कैबिनेट मंत्री के तौर पर हम देखते। अगर माननीय सिंधिया जी और उनके लोगों के चलते आप मंत्री के तौर पर नहीं शामिल कर पा रहे थे, संगठन में कोई महत्वपूर्ण स्थान देते, पर ना आपने उन्हें संगठन में किसी लायक समझा, ना सत्ता में कोई हिस्सा दिया। तो ये सवाल उठता है कि क्या संजय पाठक ने ऐसा कुछ किया जिसके चलते पार्टी को लगा इससे ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं, अभी इस व्यक्ति को जरा काट छाट के रखना ही ठीक रहेगा। वास्तव में जो है संजय पाठक जी के भारतीय जनता पार्टी में जिन परिस्थितियों में आना हुआ, उस समय एक भारतीय जनता पार्टी एक सूत्र चल रहा था, कांग्रेस मुक्त भारत। जब कांग्रेस मुक्त भारत का जब भारतीय जनता पार्टी के सूत्र चल रहा था तो कांग्रेस के अच्छे नेताओं को कहाँ लिया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लिया। निश्चित रूप से आते समय जो है उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनमें उत्साह का संचार करने के लिए उनको राज्य मंत्री का पद दे दिया गया। अब जब वर्तमान समय में कुछ परिस्थिति में परिवर्तन हुआ है, पुराने भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता, नए भारतीय जनता पार्टी के नवागत नेता, उन दोनों के बीच में यदि कहीं कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि यहाँ जिसको पहले अवसर दिया जा चुका, दोबारा अवसर दिए जाने में पार्टी के अंदर यदि कहीं कोई ऐसी बात आती है तो निश्चित रूप से पार्टी का दायित्व होता है कि वो उसको संतुलन बना के रखें। और जो पार्टी के नेतृत्व का कर्तव्य यही है वो कर भी रहे हैं।
इससे इससे किसी व्यक्ति को महत्व कम नहीं हो जाता, ना उसकी योग्यता कम हो जाती है। हाँ, उनके जैसी योग्यता वाले लोग भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक स्थान पर बैठे हुए हैं, जो स्थानीय स्तर पर पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। उससे संजय पाठक के महत्व कम नहीं हो जाता। लेकिन जिन परिस्थिति में उनका आना हुआ, जो जैसी पार्टी की नीति थी, उनको वो अवसर दे दिया गया। अब चूंकि अन्य लोग भी इसके दावेदार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आए हुए लोग, वो भी 10-11 लोग मंत्री बने हुए हैं। आखिर पार्टी नेतृत्व को यदि समग्र जाति, धर्म, संप्रदाय और वर्ग के लोगों को लेके चलना है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी का अवसर तो जाएगा और उसको इंतजार करने के लिए कहा जाएगा। तो वो संजय पाठक के साथ में किया जा रहा है, उससे संजय पाठक का महत्व कम नहीं हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही सुकीर्ति जी ने कि भाई जैसे संजय पाठक है, ऐसे हर क्षेत्र में हमारे पास कई संजय पाठक मौजूद हैं। ये खामखा में संजय पाठक या उनके प्रति इसने रखने वाले लोगों का भ्रम है कि हमारे संजय भैया अनोखे हैं या संजय जी को लगता है हम अनोखे हैं। मेरे साथ में चैतन्य भट्ट जी हैं, महाकौशल अंचल के जाने माने पत्रकार हैं। यहाँ की हर राजनीतिक घटनाक्रम पर उनकी बारीक निगाह रहती है। चैतन्य जी, आपका तजुर्बा क्या बोलता है? संजय पाठक ने तात्कालिक आवेश के चलते एक कदम गलत उठा लिया। वह पहले भीड़ से अलग दिखाई देते थे और अब साफ तौर पे कहा जा रहा है क्या भीड़ का हिस्सा? क्या कहते हैं आप चैतन्य जी? देखिए हिमांशु जी, जो आपका सब्जेक्ट है चक्रव्यूह में अभिमन्यु, मुझे लगता है कि अकेले संजय पाठक नहीं एक अभिमन्यु है जी। महाकौशल का अधिकतर नेता इस समय भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की भूमिका निभा रहे हैं। महाकौशल के प्रति जो भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा है वो जग जाहिर है। आप देखिए कि इसलिए आपने पिछली बार भी अजय बिश्नोई के बारे में भी कार्यक्रम किया था और वो गाहे बगाहे अपनी सरकार को घेरते रहते हैं। जहाँ तक संजय पाठक की बात है, तो मुझे लगता है कि जब आप किसी पार्टी को छोड़ के आते हैं और उस पार्टी को छोड़ के आते हैं जहाँ आपको पूरी आज़ादी है बात करने की, अपनी बात कहने की, और जब दूसरी पार्टी में आते हैं जहाँ एक अनुशासित पार्टी जो मानी जाती है और जहाँ अनुशासन का बड़ा कड़ा डंडा चलता है, वहाँ पर आप अपने आप को एडजस्ट कैसे कर पाते हो, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। आपने देखा होगा कि जब 2014 में संजय पाठक जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तो निश्चित तौर पे उनके लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण थे और इसलिए उनको 2016 में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया था, 2-3-4 और डिपार्टमेंट भी उनके पास थे। लेकिन जब 2018 की परिस्थिति आई, जब सरकार कमलनाथ की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार बनी, तो वो परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। उस समय सिंधिया फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस सरकार को पलटने में सिंधिया जी का और उनके जो साथी थे उनका बहुत बड़ा रोल था। तो जाहिर सी बात है कि उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी और वही हुआ। और उस चक्कर में आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो बरसों से दरी फट्टा उठा रहे हैं, जो पार्टी की सेवा करते करते जिनके बाल सफ़ेद हो गए, उनको किनारे कर दिया गया। दूसरी बात जो है कि आप अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। आप देखिए सिंधिया जी ने किस तरह से अपनी राजनीति को बदला। एक बहुत बड़े केंद्रीय मंत्री और बहुत बड़े राजमहल के जो राजकुमार थे, वो सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उस तरह की कार्यवाहियां करती है। दूसरी बात, वो भोपाल के महापौर के घर चले जाते हैं मिलने के लिए। तो ये जो एक स्टाइल है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में संगठन और आरएसएस ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उन्हीं के आधार पे सारी राजनीति चलती है। संजय पाठक को मुझे लगता है कि वो सारी चीजें नहीं कर पाए जो सिंधिया जी ने कर ली। दूसरी बात यह है कि अकेले पैसे के दम पे आप अगर राजनीति करेंगे तो वो ठीक है कि कहीं ना कहीं पैसा महत्वपूर्ण होता है राजनीति में। वर्तमान में तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इस पार्टी में जा रहे हो जहां पर दूसरी तरह की परिस्थितियां हैं और दूसरे तरह के संगठन की जो बातें होती हैं, वहां अगर आप अपने आप को उस तरह से नहीं बदल पाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का चक्रव्यूह जो है और उसमें वो अभिमन्यु बन के बने रहेंगे। दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि संजय पाठक के साथ एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि जैसा लोग कहते हैं, मेरा एक सवाल है आपसे। संजय पाठक जी के संदर्भ में आप जब बात कर रहे हैं तो राजनीति में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। 3 बल की बात होती है। एक होती है बाहुबल की, एक होती है धन बल की और तीसरी होती है जन बल की। संजय पाठक को जैसे वोट मिलते हैं तो उसमें जाहिर होता है कि उनके पास जनबल है।
उनके पास जैसा वो अपने चुनाव के समय पर हलफनामा दायर करते हैं अपनी संपत्ति के संदर्भ में, तो साफ जाहिर है कि उनके पास धन बल है। आपसे जानना ये चाहता हूं कि महाकौशल की राजनीति में, महाकौशल के सियासी फलक पर संजय पाठक की असल पहचान क्या है? क्या वह धन बल वाले नेता के तौर पर देखे जाते हैं या जनबल वाले नेता के तौर पर देखे जाते हैं? इसका एक स्पष्ट उत्तर आपसे मिले। नहीं देखिए, ये तो निश्चित तौर पे मान के चलिए आप हिमांशु जी कि वो धन बल के नेता माने जाते हैं। उनका बहुत बड़ा व्यापार है, अरबों का व्यापार है, इसलिए उनके बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि संजय पाठक बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं। उनकी जनता के बीच में छवि है। ठीक है कि चुनाव जीत के, चूंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज़्यादा तेजी से उफान चल रहा था, इसलिए वो जहां से 950 वोटों से जीते थे वहां पे वो 53,000 वोटों से जीत गए। लेकिन उसके साथ साथ जो आप जनता के बीच में आने वाली बात है, वो संजय पाठक में कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। धन बल तो निश्चित तौर पे है और इसलिए उनको एक व्यापारी राजनीतिक के रूप में माना भी जाता है। और उनके जो धंधे हैं, बहुत से धंधे हैं, उनके कोई एक धंधा नहीं है। उनके माइंस हैं, उनका स्कूल है, उनके खनिज हैं, उनके रिसोर्ट है। तो इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी में वो स्थान इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनसे ईर्ष्या रखने वाले भी बहुत से लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में। जब भारतीय जनता पार्टी में उनको लिया जा रहा था, तब भी बहुत से लोगों ने इस बात का विरोध किया था कि जिसके बीज में कांग्रेस है, जिसके पिता कांग्रेसी थे, जिसकी जिंदगी भर कांग्रेस में रही हो, वो कांग्रेस में 89 से छात्र राजनीति से अपना जीवन उन्होंने शुरू किया था। और उसके बाद उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनका पूरा जो परिवार है वो पूरी तरह से कांग्रेस में था और यही बीज उनके अंदर भी थे। लेकिन देखिए, व्यवसाय में बहुत सी चीज़ें सोचना पड़ती हैं। चूंकि व्यवसाय उनका बहुत बड़ा था, इसलिए उनको लगा कि अब कांग्रेस की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है, इसलिए बेहतर होगा कि हम भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, ये भी उनके मन में ये बात रही होगी कि हो सकता है कि मुझे कोई बहुत महत्वपूर्ण पद न दिया जाए, लेकिन चूंकि सत्ता में रहने का एक अवसर मिलेगा, सत्तारूढ़ पार्टी में रहने का अवसर मिलेगा, एक सदस्य के रूप में वहाँ पर रहूँगा, तो मेरे जो व्यापार हैं उनमें किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो एक ये बात भी उनके मन में है। और इसका प्रतिफल देखने भी मिला था कि जब कमलनाथ की सरकार आ गई थी तो उनकी जो सिहोरा में आयरन ओन्स की वो हैं, खदानें हैं, उनको सील भी कर दिया गया था। इवन उनके रिसोर्ट को जो विजय वहाँ पर बांधवगढ़ में है, उसमें भी तोड़ फोड़ हुई थी। तो अपने व्यवसाय को भी स्थापित करने और उसे बचाने की दृष्टिकोण से भी वो भारतीय जनता पार्टी में आए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर तरीके से जानती है कि संजय पाठक जो बरसों से जिनके खून में कांग्रेस है, वो हमारे पास क्यों आए थे। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आप अपने जब व्यापार को बचाने के लिए दल बदलते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उस दल को भी ये लगता है कि जो व्यक्ति जो बरसों से एक कांग्रेस पार्टी में था और आज हमारे पास आ गया, हो सकता है कि कल फिर चला जाए। तो एक जो अविश्वास की जो धारणा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में, वो भी कहीं ना कहीं इनको एक अभिमन्यु के रूप में स्थापित कर रही है। स्थापित कर दे। मैं अजय त्रिपाठी जी के पास जाऊं उससे पहले एक सवाल और चैतन्य जी आपसे करना चाहता हूं। राजनीति में आपने स्वयं भी अपनी बातचीत में कहा, राजनीति में पैसे की बड़ी महिमा है, पैसा बहुत बड़ी ताकत है। पर क्या आप नहीं मानते हैं कि अन्य के संदर्भ में पैसा जो बड़ी ताकत होता है, संजय पाठक के संदर्भ में वह कमजोरी का परिचायक हो गया है। संजय पाठक को अपने व्यवहार, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के तहत जो कुछ मिल सकता था या जो कुछ मिलना चाहिए, उसमें अवरोध उनका व्यापारी हो जाना है, उनका बहुत बड़ा पैसे वाला हो जाना है। और इसके चलते उन्हें वह सम्मान और स्थान दोनों ही राजनीति में नहीं मिल रहा है जो परंपरागत रूप से उनके हिस्से में आना चाहिए था। देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उनको एक धन बल का नेता माना जाता है, इसमें कहीं कोई इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और जनबल के साथ जो नेता बनता है वो उसमें अभी कमी है, क्योंकि देखिए चुनाव में बहुत पैसा लगता है, ये बात तो सही है कि आज की तारीख में पैसा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, विशेषकर राजनीति में। लेकिन जनता के बीच में जो जोड़ने का एक तरीका होता है, वो उसकी कमी संजय पाठक में है।
दूसरी बात जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कही जाती है कि वो जब तक कोई व्यक्ति उपयोगी होता है तब तक उसका उपयोग करते हैं, और जब वो उपयोगी नहीं होता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपने देखिए कि राकेश चतुर्वेदी जी हैं, जो बीच ऐसे समय में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी में चले गए थे, और उसके बाद वो फिर वापस आए, और आज उनका जो भी बयान आता है वो बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में उनका शोषण हुआ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल एक अलग स्टाइल है काम करने की, और कांग्रेस की बिल्कुल अलग स्टाइल है। इसलिए अगर आप कांग्रेस जैसी पार्टी से जाते हैं जहां आपको पूरे बोलने की स्वतंत्रता, आप अपनी कोई भी बात कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये सारी चीज़ें नहीं चलती हैं। आपको पूरी संगठन के अंतर्गत ही काम करना पड़ता है, आपको बोलने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है, और अगर आप कोई ऐसी बात बोल भी देते हैं तो निश्चित तौर पे उसका संज्ञान लिया जाता है, जबकि कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है। तो मुझे लगता है कि संजय पाठक जो हैं अभी उस रीति नीति से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने, और यही कारण है कि जो मैंने आपको सिंधिया का फैक्टर भी बताया कि बहुत से हमारे महाकौशल के क्या कहें, आपके पूरे प्रदेश के ऐसे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो बहुत लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उनको अभी मंत्री पद का मौका नहीं मिला। इवन जो निगमों और मंडलों में नियुक्ति हुई उसमें भी उनको मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसे बहुत से अभिमन्यु हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के चक्रव्यूह में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के सामने अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो एक एक व्यक्ति को संभाल के रखे। इस समय बहुत से अभिमन्यु ये कहना है, लेकिन महाकौशल अंचल में संजय पाठक को जनबल के नेता के स्थान पर धल बल के नेता के तौर पर ही देखा जा रहा है, ये कहना है चैतन्य भट्ट जी का। मेरे साथ में राजा पटेरी जी बने हुए, उनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले प्रदेश की राजधानी भोपाल क्या सोचती है संजय पाठक के संदर्भ में, ये जानने की जरूरत है। और इसका उत्तर लेने के लिए हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो प्रमुख अजय त्रिपाठी जी हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या भाजपा ने मान लिया है, प्रदेश नेतृत्व ने, कि संजय पाठक का जो उपयोग करना था हो लिया, इसलिए अब इस व्यक्ति को ना तो कोई स्थान देने की जरूरत है, ना ही कोई सम्मान देने की जरूरत है। जो व्यक्ति ऑपरेशन लोटस में इस कदर महती भूमिका निभा रहा था, जिस व्यक्ति के साथ कांग्रेस जाते हुए समय पर भी हिसाब चुकता करते हुए उनके रिसोर्ट की दीवारें गिरवा रही थी, उस व्यक्ति की साख, उस व्यक्ति का सम्मान बचाने के लिए कोई प्रयत्न पिछले 3 साल में भाजपा ने किया हो दिखाई नहीं देता। आपकी टिप्पणी। हिमांशु जी, संजय पाठक जो मुझे लगता है कि जो बीजेपी का अंदर खाना है, बीजेपी के अंदर खाने की जो सियासत है, संजय पाठक उसको नहीं समझ पाए। बीजेपी में जो नेताओं के बीच की जो खींचतान है, संजय पाठक जिसको समझने में चूक कर गए, और यही वजह है कि उनको अब जाके उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर संजय पाठक सबके साथ सब चलने की कोशिश की बजाय जिस ठीहे को पकड़ के चल रहे थे उसके साथ चलते होते तो शायद संजय पाठक फिर से कैबिनेट का हिस्सा होते। संजय पाठक वो गलतफहमी का शिकार हो गए। दूसरा, एक जो किस्सा हुआ कटनी में, एक हवाला मामला हुआ 500 करोड़ का, उस हवाला के मामले में गौरव तिवारी वहां एसपी थे, उनको हटा दिया गया, और उसके खिलाफ जो जनबल एकदम सड़कों पे आ गया। एसपी को हटाए जाने के खिलाफ जो जनबल सड़क पर आया, उससे यह मैसेज कन्वे हुआ कि संजय पाठक के साथ वास्तव में कटनी का जनबल नहीं है, बल्कि वो धन के आधार पर जो उनके तमाम तरफदार लोग, उनके समझदार लोग, उनके समर्थक है, वो धनबल के आधार पर हैं। अगर उनका जनबल होता तो गौरव तिवारी एसपी के समर्थन में जो जनबल खड़ा था कटनी की सड़कों पर, वैसा उनके समर्थन में खड़ा होता। तो मुझे लग रहा है कि भाजपा की नीति और रणनीति के साथ संजय पाठक अभी भी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए, और इसीलिए भाजपा अभी पूरी तरह पे भरोसा नहीं कर पा रही। बीच में जब कमलनाथ की सरकार थी तो बार बार इन पर संदेह की उंगली उठ रही थी कि ये हुए नारायण त्रिपाठी हुए, शरद कौल हुए, 3 विधायक जो थे, इन पर बार बार संदेह के बादल जा रहे कि तीनों बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। इसलिए संजय पाठक को भी एकाध अग्नि परीक्षा से और गुजरना पड़ेगा, तब संजय पाठक मेन ट्रैक पर आ पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि अगली जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो शायद संजय पाठक की संभावनाएं बन जाएं। दोनों चीजों में विरोधाभास है आपकी टिप्पणी में। मैं एक बात समझना चाहता हूं, संजय पाठक के प्रति अविश्वास मूलतः उनके मार्ग में बाधक बना है, या संजय पाठक की जरूरत से ज्यादा संभावनाशील होना उनके मार्ग में बाधक बना है? संजय पाठक भी ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, और इस समय मध्य प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मण का नेता कौन हो, इसको लेकर संघर्ष है। एक तरफ नरोत्तम मिश्रा है, एक तरफ गोपाल भार्गव है, और इन सब के बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वीडी शर्मा का उदय हुआ है। क्या भाजपा के अंतर्गत इस समय ब्राह्मण नेताओं को अपने बढ़ने की छोड़ बने रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, चाहे वो राजेंद्र शुक्ला हो और चाहे पाठक? क्या आप इस संदर्भ में भी कोई दृष्टि देखते हैं? निश्चित रूप से हिमांशु, जैसा मैंने आप कहा, शुरू में कहा कि संजय पाठक अगर एक ठीहे को पकड़े रहते
तो शायद संजय पाठक के संजय पाठक उस राजनीति का हिस्सा बन गए जो बीजेपी के अंदर खाने में चल रही थी, और उस सियासत का शिकार हो गए संजय पाठक, इसलिए हाशिए पर हो गए हैं। जिस तरह राजेंद्र शुक्ला हो गए, गोपाल भार्गव चूंकि ताकतवर नेता बने हुए हैं, नरोत्तम मिश्रा लगातार जूझ रहे हैं, संजय पाठक के खुद के इलाके में कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकसभा के सदस्य है बीडी शर्मा जी। तो ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी बीजेपी की, उसमें संजय पाठक अगर अपने आप को उसी मुकाम पर बनाए रहते जिन लोगों के साथ पहले खड़े हुए थे, तो शायद संजय पाठक का ये हश्र नहीं होता। पर अभी भी अगर जो उम्मीदें हैं, जो संभावना है, संजय पाठक एक ट्रैक पर चलते रहे, सबको साधने की कोशिश अगर संजय पाठक करते रहेंगे, संजय पाठक का इससे भी खराब असर होगा। लेकिन एक ठिए को अगर साधने की कोशिश करेंगे संजय पाठक, तो शायद संजय पाठक के हाथ में सफलता फिर लगेगी। तो अजय त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं हाल इससे भी बुरा हो सकता है। लेकिन मैं राजा पटरिया जी आपके साथ बातचीत में कुछ पुराने पन्ने पलटना चाहता हूं। संजय पाठक जी के संदर्भ में जब हम लोग बात कर रहे हैं इस पैनल में, तो सभी लोग एक राय होकर बोल रहे हैं कि वो जो कुछ भी हैं, पर फिर भी वह व्यापारी पहले समझे जाते हैं, राजनेता बाद में समझे जाते हैं। लेकिन संजय पाठक अपनी पीढ़ी के पहले व्यक्ति नहीं है, इससे पहले की पीढ़ी भी राजनीति में रही, उनकी माँ भी राजनीति के अंतर्गत महापौर रहे, उनके पिता भी जो है विधायक रहे, मंत्री रहे। आपसे समझना ये चाहता हूं, ये व्यापारी की छवि संजय पाठक के साथ ही चस्पा हुई, या उनके पिता सत्येंद्र पाठक, जिनको आप अपना बड़ा भाई बताते हैं, वह भी व्यापारी पहले थे और राजनेता बाद में थे? ना, कितना टाइम है आपके पास उत्तर सुनने के लिए? 2-4 मिनट है ना। सत्येंद्र पाठक जी की इमेज व्यापारी की इमेज नहीं थी। जी जी बिल्कुल, पब्लिक के बीच के आदमी की इमेज थी। तो दो बातें द्विवेदी जी जरा गंभीरता से थोड़ा सा टाइम रखिए भाई, पूछा मैं कितना टाइम। देश की राजनीति के अंदर 2 नारे डॉक्टर लोहिया ने 60-70 के बीच में दिए, 65-67 में। संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। रोको महंगाई बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। ये 2 नारों को पकड़ करके डॉक्टर लोहिया के देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन हुआ था। दीनदयाल जी समझ गए थे, और सारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे वो चेहरा बदल के समझ गए थे। बड़ी लंबी बहस होगी, कभी आप बुलाओगे तो करेंगे। वही तरीके से संजय पाठक जैसे जो लोग हैं, सैकड़ों दर्जनों जो लोग हैं, उनका उपयोग जिस तरह से इन नारों के द्वारा किया गया था, जो व्यापारी वर्ग की पार्टी मानी जाने वाली थी भारतीय जनता पार्टी, वो पिछड़ा का झंडा पकड़ के उत्तर प्रदेश में फहरा रहा है भाई। शोषित दलित मजदूर और सर्वहारा की राजनीति करने वाले आउट हो गए। तो ये उपयोग करने वाला खेल यहाँ चला है। पैसा का खेल नहीं चाहे तो सत्येंद्र पाठक कभी नेता नहीं होता। राजा पटेल जिंदगी हो ना देता, 27 में ये जान के आए थे। ये संजय का करिश्मा था और कुछ और लोगों का करिश्मा था, हमारे बीच के भी अभी जो लोग हैं उनका करिश्मा था। और संजय यदि जनबल के नेता थे तो भारतीय जनता पार्टी उनका पूरा सम्मान कर। संजय पाठक जी का निर्णय जो था गलत था, परिपक्व राजनीति का कदम था, उसका फल उन्हें भोगना पड़ रहा। पैसे का उपयोग तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अडानी और अंबानी जब बैठा तो भाई कहां संजय का पैसे का उपयोग होगा। हाँ, जब जरूरी था तो पूरा किया उपयोग। वो मैं हंसता था जब संजय का उपयोग हो रहा है तो लगा हमारा। अब आज जो भविष्य है, मेरे ख्याल से जो आपने बताया पंडित जी की राजनीति का खेल बताया, तो उसको तो भारतीय जनता पार्टी ने बाहर कर लिया। देश की राजनीति में बामन बनिया लाला ठाकुर की पॉलिटिक्स बहुत दूर हो गए, बाहर हो गए। वो 60 में डॉक्टर लोहिया कह रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी ने उसको कैच कर लिया। मैं जिस पार्टी में हूँ कांग्रेस में, उसका लोग भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं। परंतु आगे ये भी खेल है कि ये रणनीति थी, राजनीति का हिस्सा नहीं था पिछड़ा पाने 100 में 60। और रोको महंगाई बांधो दाम, नहीं तो होगा चक्का जाम। तो मोदी कौन सा नारा लगाकर देश में आया था, महंगाई के खिलाफ आया था ना, झूठा लफा भी करके आया था। तो डॉक्टर लोहिया की राजनीति 50 साल आगे का बोलने वाला आदमी था, वो भारतीय जनता पार्टी ने उपयोग करके फेंक दिया। कहीं किसी मंच में डॉक्टर लोहिया का नाम सुनाई देता है आपको? मैं तो डॉक्टर लोहिया की वैचारिक औलाद हूँ, जैविक औलाद हमें पकड़ जाती हूँ, और चुनाव में जनता की औलाद 3 बात होते लेकर हमेशा बोलता हूँ। तो संजय का उपयोग जितना था हो गया, आगे बनाकर रखेंगे, पुचकार के रखेंगे, बहुत प्रेम से जी और सरकार की बात करते हैं। जैसे लोग भाई हमको भी बोला करते थे किसी जमाने में जनता पार्टी के अंदर हम लोग योजना सवाई लोग आए थे तो बोला करते थे, जब जरूरत होगी तो संजय का उपयोग रखेंगे, और नहीं तो काम मामला खत्म हो जाएगा। संजय को कितने सुंदर तरीके से
कि कब कितना पैसे का तालमेल करना है, कब कितना झुक के 90 से ढोक लगाना है, कब कितना आपका जनता के बीच में रहना है, इसका समन्वय कर लेगा तो भारतीय जनता पार्टी में चलेगा। और रह गया सिंधिया जी का जहां तक सवाल, तो सिंधिया जी की दादी जो थी ना, उनको पंडित डीपी मिश्रा ने जो काम किया था ना, उसके कारण उनने जो कसम खा करके जनसंघ को स्थापित किया था, उसके कारण सिंधिया जी को आज भी उसका लाभ मिल रहा, आगे भी मिलेगा जी। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की राजनीति के अंदर जो राजाशाही का प्रवेश हुआ था, उसके कारण भी बड़ा खेल बिगड़ा था। ग्वालियर चंबल रीजन के अंदर जो स्वतंत्रता आंदोलन में लोग लड़ने वाले थे, वो आउट होकर के सिंधिया के लोग से उछल दिए थे, इसलिए सिंधिया का रियासत हो गया था। तो वहां संजय का और सिंधिया का कंपेरिजन जो लोग बोल रहे थे, गलत बोल रहे। लंबी पूरी बहस तो नहीं सुन पाए क्योंकि अच्छा तुम्हारा मामला नहीं चल रहा है अपना सुनाई देने का, बोलने का। मेरे दो सवाल हैं। आप थोड़ा मैं विषय पे केंद्रित रहना चाहता हूं राजा पटेरिया जी। मेरे दो सवाल हैं। जिस व्यक्ति को राजनेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए आप लोग तैयार नहीं हो रहे हैं, उस व्यक्ति के संदर्भ में विजय राघवगढ़ में कोई चुनौती दे पाने में कांग्रेस नाकाम क्यों रह रही है, ये सवाल है एक। और दूसरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आपने बताया कि सत्येंद्र पाठक तो आपके बड़े भाई थे और आपके बड़े भाई का बेटा, यानी माने तो आपका भतीजा, इस समय अभिमन्यु के तौर पर फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये आज का अभिमन्यु कल का अर्जुन साबित हो पाए, इसके संदर्भ में राजा पटेरिया जी के पास में कोई मशवरा है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है? तो ये दो सवाल आपसे। मैं चाहूंगा कि वो अर्जुन बन जाए तो मैं तो बड़ा अच्छे से ही हो जाऊंगा, परंतु मेरा दुख जो है, मेरी वेदना जो है कि कहीं अभिमन्यु का हाल ना कर दे, जो प्राय कर दिया है। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि अब, क्योंकि ये तो अभी लंबा वक्त है, 23 के चुनाव के लिए और 24 के चुनाव के लिए। मैं तो ये भी लग रहा है कि होने वाले 5 चुनाव जो हिंदुस्तान के हैं वो पार्लियामेंट का एक साथ ही न करा सकते हैं, तो बड़ा आश्चर्य कर दे। अभी काफी लंबा भविष्य है, जरूरत होगी तो उपयोग कर लेंगे। बाकी भारतीय जनता पार्टी में हमें कोई अच्छा भविष्य समझ में नहीं आया। हाँ, संजय समन्वय कर ले धन का, पैसे का, बुद्धि का और ढोक लगाने का। तो ये जो 5 नेता गिनाए ना आपने, मिश्रा जी का नाम गिनाया, नरोत्तम जी का गिनाया, भार्गव जी का गिनाया, बीडी शर्मा का गिनाया, एक और नाम आपने बोला था, ये खेल समन्वय का, सब्जी बनाने का खेल है। जो कितना मात्रा में कोई नई बहू आती है, किताब पढ़ के बनाती सब्जी, टेस्ट अलग रहता, और कोई पुरानी हमारी बुढ़िया दादी माँ बनाती है सब्जी, छोटा छोटा लगा के दो, उसका टेस्ट बन जाता। ये संजय को इतने साल में सीख लेना था यदि वहां गया था। यहाँ भविष्य ज्यादा उज्जवल होता कांग्रेस में। कांग्रेस में बड़ा प्लेटफॉर्म है, और डब्बल पैसा भी जो आप कह रहे थे ना, जो उसके पहले कोई कह रहे थे कि पैसा का महत्वपूर्ण भूमिका हो गया, तो भाई यहाँ खेलता, वहां क्या करना अडानी अंबानी बैठा भाई जहाँ। और जब वो डॉक्टर लोहिया के बांधो महंगाई रोको महंगाई बांधो दाम के नारे पे आए, और पिछड़ा कांग्रेस 100 में अभी उपयोग कर लिए, और कहीं डॉक्टर लोहिया का नाम लिया, तो कहाँ संजय का नाम, कहाँ सिंधिया का नाम? उनको फांसीबाजी व्यवस्था से देश को चलाना है, संविधान बदल दें। संजय का नाम रहेगा जब अडानी अंबानी यहाँ पर दाएं बाएं में खड़े हुए हैं, ये कहना है राजा पटेरिया का। लेकिन मैं सुकीर्ति जैन जी के पास वापस जाना चाहता हूँ। तो सुकीर्ति, आपसे जानना चाहता हूँ, संजय पाठक जी के संदर्भ में अब तक की बातचीत और जो कुछ हम प्रदेश की राजनीति में देखते हैं, उसमें ऐसा महसूस करते हैं कि संजय पाठक जी को अभी तक भारतीय जनता पार्टी में नेता के तौर पर स्वीकार नहीं किया गया है। आपसे जानना यह है कि महाकौशल जिले अंचल की राजनीति में क्या संजय पाठक को आप लोग एक कार्यकर्ता के तौर पर भी स्वीकार कर पाए हैं, या भी उन्हें एक कार्यकर्ता के तौर पर भी स्वीकार होने के लिए संघर्ष करना है? मैं इसको वास्तविकता से सबसे निकटतम पाता हूँ। संजय पाठक का भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद स्वीकारता की जहां तक बात होती है, नेतृत्व ने एक समझौते के तहत उनको लिया तो सही, लेकिन कार्यकर्ताओं में स्वीकारता नहीं रही। जब कांग्रेस से 950 वोटों से चुनाव जीते थे, उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में आए, उस समय एक समझौते के तहत भारतीय जनता पार्टी ने पुनः टिकट दी उनको, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जैसे मुझे, उसका चुनाव संचालक बनाया गया। मैं 1980 से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ,
और उस पूरे जिले के कार्यकर्ताओं से परिचित भी हूँ। जी तो संजय पाठक की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता विद्रोह न करे भाजपा का, जी तालमेल का रास्ता निकाला, मुझे चुनाव संचालक बनाया गया और उसका ये लाभ मिला संजय पाठक को, कह लीजिए, या भारतीय जनता पार्टी को। 54,000 वोटों से संजय पाठक जीत गए। फिर जब पिछला चुनाव हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संजय पाठक की स्वीकार्यता हो नहीं पाई है और वो चुनाव मुश्किल से 8-8,500 वोटों से जीते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने अभी हमसे बड़े स्पष्ट शब्दों में पूछा है, स्वीकार्यता। नेतृत्व से स्वीकार्यता हो सकती है, नेतृत्व से समझौता हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं से स्वीकार्यता तो संजय पाठक को बनाना पड़ेगी, तभी वो जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में स्थापित हो पाएंगे। एक बात। दूसरी बात, कल्चर कांग्रेस का राजनीति का भाजपा की राजनीति का टोटल डिफरेंट है। कांग्रेस के कल्चर में एक नेता होता है, उसे एक अपना आभा मंडल होता है। तो संजय पाठक जब है कांग्रेस से भाजपा में आए तो अपना वो आभा मंडल तो ले आए आगे, और उनके बीच में जो है वो स्वीकार्यता थी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, उनके बीच में तालमेल और स्वीकार्यता दोनों का अभाव है, जो संजय पाठक के लिए एक जरूरी भी है। जहां तक व्यक्तिगत बात रहती है, संजय पाठक अच्छे नेता हैं, सुहृदयी हैं, परोपकारी हैं, सब कुछ है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र अलग है। तीसरी बात यह है कि भाजपा उनका उस स्तर तक उपयोग करती है जिस स्तर तक भाजपा के नुकसान ना हो जाए। पता चला कि किसी के आने से जो है, यदि भाजपा के कार्यकर्ता उसको पसंद नहीं करते, नुकसान होने की, तो भारतीय जनता पार्टी सामने ये एक बड़ी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि किसी को लेने के साथ में अपनी पूंजी बचाकर भी रखना। और वैसे भी इस समय नए और पुराने के बीच काफी ज्यादा संघर्ष भी चल रहा है इंटरनल, जो कभी कांग्रेस में हुआ करता था वो कल्चर इधर भी आ गया है, क्योंकि कांग्रेस से आए हुए लोगों का एक अपना आभा मंडल है, अब भाजपा के लोगों का एक अपना समूह है। इन दोनों के बीच में तालमेल बनना ये उनका उत्तरदायित्व होता है, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने नेता बनाकर स्थापित किया है। इसमें कार्यकर्ताओं को समझाना, उनको आपस में तालमेल करना, ऐसे नेताओं का दायित्व भी बनता है। यदि ये चीज नहीं समझ पाई तो उससे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के नुकसान होगा। जैसा कि चैतन्य भट्टी जी ने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है, इस रूप से भारतीय जनता पार्टी की निकटता है और यह है संजय पाठक को भी अपने पूरे जिले में। अब सबसे पहली बात आती है जिले में, फिर बात आती है महाकौशल क्षेत्र में। जहां तक महाकौशल क्षेत्र की बात है तो हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में हर वर्ग के नेता हैं। अब उनके बीच में जैसा पाठक जी जो हैं एक व्यापारी भी हैं, व्यापार भी देखना है, जनता के बीच में भी जाना है, इन सब के बीच में से समय निकालना और उसको क्रियान्वित करना, तालमेल को क्रियान्वित करना, समझौतों को क्रियान्वित करना, ये उनके लिए निश्चित रूप से एक कठिन काम है, चैलेंजिंग है। और ये एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं हम, तो निश्चित रूप से उनके लिए ये एक बड़ा कठिन काम होगा कि उन्हें करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में आधे कार्यकर्ताओं से रचपच गए हैं, आधे कार्यकर्ताओं से बचे हैं, अभी नहीं मिक्सअप हो पाए, तो वो इन्हें पूरा करना अनिवार्य है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो है सुकृति जैन ने की और बड़े ही शालीन शब्दों में बहुत स्पष्ट बात उन्होंने कही है। इसी को विस्तार देने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चैतन्य भट्टी जी से। क्या चैतन्य जी आप महसूस करते हैं कि संजय पाठक में ये महत्वाकांक्षा तो है कि उन्हें अंचल के सबसे बड़े नेता के तौर पर माना जाए, पर भाजपा की राजनीति के तहत इस कद तक पहुंचने के लिए जिस समय और समर्पण की आवश्यकता है वो देने के लिए आपको संजय पाठक तैयार दिखते हैं, या आपको लगता है, उन्हें लगता है कि वो एक आभा मंडल लिए हुए हैं, एक बड़े आदमी होने की पहचान लिए हुए हैं और इसके आधार पर ही लोग अपने जीवन को धन्य माने कि देखो इस नेता ने हमारी ओर देख लिया, देखो इस नेता ने हमारे संदर्भ में ध्यान दे लिया, और इसी के आधार पर वो सोचते हैं कि भोपाल और दिल्ली के लोग उनको महत्व दे दें? नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये बिल्कुल कहा भी जाता है कि जो बहुत बड़ा आदमी होता है उसके चारों तरफ दरबारी होते हैं और उन दरबारियों के जाल से निकल पाना उस व्यक्ति के लिए बड़ा कठिन हो जाता है अगर वो समझदार नहीं है। देखिए, संजय पाठक के चारों तरफ जिस तरह का आभा मंडल कांग्रेस में था वो भारतीय जनता पार्टी में आके बुझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी में किसी व्यक्ति का आभा मंडल नहीं चलता, वहां संगठन का आभा मंडल चलता है। संगठन जैसा चाहता है या उनकी मातृ संस्था आरएसएस जैसा चाहती है वैसा होता है और उसके तहत आपको अपने आप को ढालना पड़ता है। संजय पाठक के संग सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो जनता, जैसे अभी सुकृति जैन ने जी भी कहा कि बहुत से ऐसे कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के जो उनको नहीं पहचानते हैं। फिर दूसरी बात ये भी होती है कि एक जो बड़ा आदमी होता है, अमीर आदमी होता है, उससे व्यक्तिगत
रूप से चिढ़ने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि बहुत बड़ा आदमी और हम इतने बड़े आदमी नहीं बन पाए। तो एक ये स्वाभाविक मन स्थिति होती है व्यक्ति की। तो उनके प्रति भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेताओं में इस तरह की भावना घर कर गई है कि सिर्फ ये पैसे और अपने धंधे को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इनका भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों पे कोई विश्वास नहीं है, और अगर इस तरह का विश्वास होता तो भारतीय जनता पार्टी के रंग में अपने आप को रंग लेते, लेकिन वो अभी संजय पाठक नहीं कर पाए। जहाँ तक भविष्य की बात है, मुझे लगता है कि चूंकि इस समय मध्य प्रदेश में ओबीसी का जिस तरह से तूफान चल रहा है और ओबीसी को अपने पक्ष में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और इवन कांग्रेस भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है, तो ऐसी स्थिति में किसी ब्राह्मण व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए, मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि नरोत्तम मिश्रा जी हैं या बीडी शर्मा जी हैं या गोपाल भार्गव हैं, इन परिस्थितियों में किसी ब्राह्मण नेता को एक बहुत महत्वपूर्ण पद दे दिया जाए या मंत्री बना दिया जाए या निगम मंडल में अध्यक्ष बना दिया है, तो मुझे इनका भविष्य अभी कोई बहुत अच्छा नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि संजय पाठक को अपने व्यापार के साथ साथ लोगों के बीच बहुत ज़्यादा घुलना मिलना होगा, तब जाके उनकी जो पहचान है या जो उनका आभा मंडल है, आभा मंडल तो खैर नहीं बन सकता भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर भी एक ग्राह्यता जो होती है पार्टी के भीतर और उनके कार्यकर्ताओं के भीतर, वो बन सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बार बार ये कहा जा रहा है कि भाजपा में आभा मंडल बन नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। अपवाद हमारे बीच में है। नरोत्तम मिश्रा एक आभा मंडल के साथ ही चल रहे हैं। सिंधिया जी के गढ़ में नरेंद्र सिंह तोमर के रहते हुए और शिवराज सिंह चौहान से लोहा लेते हुए भी नरोत्तम मिश्रा अपने आभा मंडल के साथ पूरे प्रदेश में चमक बिखेर रहे हैं। तो इसलिए संजय पाठक के संदर्भ में हम अपनी चर्चा को अंतिम मुकाम पर ले जाने की कोशिश करते हैं, और भोपाल संजय पाठक के संदर्भ में क्या सोचता है, इसके संदर्भ में अजय त्रिपाठी जी से समझने की कोशिश करते हैं। कार्यकर्ता खासतौर पर महाकौशल अंचल के कटनी जिले के अंतर्गत, वहां पर संजय पाठक का वैसा तार नहीं जुड़ सका अजय त्रिपाठी जी जैसा जुड़ना चाहिए था। लेकिन संजय पाठक के संदर्भ में माना जाता है कि उनके शिवराज सिंह चौहान से बड़े आत्मीय संबंध है। जो संगठन मंत्री उस समय पे थे अरविंद मेनन जी से उनकी निकटता बहुत ज्यादा थी। आपसे समझ नहीं चाहता हूं कि क्या भोपाल की सियासत में महत्वपूर्ण लोगों के साथ संजय पाठक की वो आत्मीयता बरकरार है? क्या दिल्ली के साथ उनके रिश्ते मधुर समझे जा रहे हैं, या जो दूरी जिले या अंचल के स्तर पर है वह दूरी आप भोपाल में भी महसूस करते हैं कि अब जो उपयोग उस समय था उतना कर लिया, अब खतरा महसूस करते हैं, चुनौती महसूस करते हैं, इसलिए भोपाल के लोग भी संजय पाठक से थोड़ा दूर दूर रहते हैं? बिल्कुल हिमांशु जी, भाजपा का जो प्रदेश मुख्यालय दीनदयाल परिसर, वहां जिस तरह की चर्चाएं होती, वहां का जो माहौल रहता, उसमें संजय पाठक का वो जो माहौल था पहले वाला, जो संजय पाठक आए थे तो संजय पाठक को चाहने वालों में नंदू भैया भी हुआ करते थे, स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जो भाजपा के अध्यक्ष थे, अरविंद मेनन उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे, और शिवराज सिंह चौहान से उनके रिश्ते बहुत से थे। ये वो नेता हैं जो संजय पाठक से किसी भी तरह का मुकाबला नहीं समझते थे। उनके धन बल से, उनके जन बल से, उनके आभा मंडल से, ये चाहे वो नंदू भैया हो, चाहे अरविंद मेनन जी हो या शिवराज सिंह चौहान, ये प्रभावित नहीं थे। सिर्फ संजय पाठक अच्छे नेता हैं, अच्छे हमारे कार्यकर्ता हो सकते हैं, उपयोगी हो सकते हैं, उनका धन, उनका बल, उनका जन, सब कुछ बीजेपी काम आता है, इनकी सोच ये थी। लेकिन अरविंद मेनन जी चले गए, नंद कुमार सिंह चौहान चले गए, और सबसे महत्वपूर्ण इस पूरी कड़ी के जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु थे दद्दा जी, तो देव प्रभाकर साथी दद्दा जी, उनका भी देहावसान हो गया। तब संजय पाठक सिर्फ अकेले पड़ गए, और ऐसे में चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे बीडी शर्मा हो, ये संजय पाठक को एक नया कॉम्पिटिटर मान लेते हैं। संजय पाठक को अपना प्रतिद्वंदी मान लेते हैं, जाति समीकरण के आधार पर, ब्राह्मण नेता के आधार पर, आभा मंडल के आधार पर। उनके रिश्ते आज भी शिवराज सिंह चौहान से ठीक है, और उसके माध्यम से संजय पाठक धीरे धीरे दिल्ली की तरफ कदम बढ़ते दिखते हैं। और जब उनके कदम दिल्ली की तरफ बढ़ते दिखते हैं, वहां दोस्ती निभाने की कोशिश होती है, वहां संबंध ठीक हो जाते हैं, तब जो प्रतिद्वंदिता है, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा से हो, चाहे बीडी शर्मा से, एक नए रूप में आ जाती है। और संजय पाठक ने ऐसी कोई लॉबी कार्यकर्ताओं की तैयार नहीं की अभी तक भाजपा के अंदर, जो संजय पाठक का समर्थन कर सके, संजय पाठक के पक्ष में दीनदयाल परिसर में बोल सके, ऐसी कोई लॉबी उन्होंने तैयार नहीं की है। ये उनका खामियाजा, उनकी जो कमी सबसे बड़ी यही है। और रोज शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठकर, या रोज BL संतोष के साथ बैठ करके, या बाकी लोगों के साथ बैठ करके, अमित शाह के साथ बैठकर चर्चा नहीं हो सकती। एक जो बीजेपी का स्टाइल है काम करने का, कि हर व्यक्ति के साथ
कार्यकर्ताओं का समर्थन होता है, वो अपने नेता के बारे में बात करता है, वो संजय पाठक के साथ बहुत बड़ी कमी है। और इसीलिए दीनदयाल परिसर में जब चर्चा होती है तो संजय पाठक काफी अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी उपयोगिता पार्टी जानती है, चाहे उनके धनबल के बल पे जानती हो, इसलिए संजय पाठक का अगला जो अभी एक बार संजय पाठक को मौका जरूर मिलेगा, ऐसा वहां की चर्चाओं से मुझे लगता है। जी, तो कुल मिलाकर हम इस पूरी बातचीत के मर्म पे पहुंचे हैं तो सीधे तौर पर निकल के आया आता है कि संजय पाठक एक संभावनाशील राजनीतिज्ञ तो हैं, पर वर्तमान में वह चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। चक्रव्यूह में पार्टी के अन्य नेताओं की महत्वाकांक्षा या उनके संदर्भ में समझे जाने वाली चुनौती तो अपने आप में बड़ा कारक है, पर उससे भी बड़ा कारक है संजय पाठक का जमीनी स्तर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं से न जुड़ पाना। जब तक वह जड़ों को नहीं सींचेंगे तब तक एक वट वृक्ष का स्वरूप नहीं ले पाएंगे। अगर वह जड़ों को सींच लेंगे तो आने वाले समय में वह वट वृक्ष का स्वरूप ले पाएंगे। इसीलिए संजय पाठक आज जो अभिमन्यु के तौर पर खड़े दिखाई दे रहे हैं वह अर्जुन हो सकते हैं, बशर्ते कि वह यह जान पाए कि अर्जुन होने के लिए कृष्ण का होना जरूरी है और कृष्ण के तौर पर वर्तमान राजनीति में जनता या कार्यकर्ता का साथ होना जरूरी है। जनता को वो अपने साथ दिखा लेते हैं, पर कार्यकर्ताओं के संदर्भ में साथ दिखा पाने में भाजपा के अंदर चूक रहे हैं। क्या इस चूक को संजय पाठक सुधार पाएंगे? अगर सुधार लेंगे तो अर्जुन के तौर पर दिख जाएंगे, अन्यथा आज अभिमन्यु के तौर पर खड़े हुए तो हम सब उन्हें देख ही रहे हैं। बहरहाल आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं हुआ है। संजय पाठक पर केंद्रित जो रिपोर्ट हमारे साथ अजय त्रिपाठी ने तैयार की थी उसका दूसरा भाग बाकी है, तो चलकर देखते हैं उसका दूसरा भाग। लेकिन उससे पहले मुझे दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर मिलते हैं किसी नई शख्सियत को चक्रव्यूह में देखने के लिए। तब तक के लिए सादर प्रणाम। जालिम की हुकूमत से परेशान है सब लोग, अब चैन से जीना है तो सरकार बदल दो। परिवार की परंपराओं और प्रतिबद्धताओं को खूंटी पर टांगकर वक्त के साथ बदलाव का फैसला अगर संजय पाठक ने किया तो उसका कारण हुकूमत से उनकी अदावत था। लेकिन इस बदलाव ने उनके खाते में कुछ समय के लिए मंत्री पद के अलावा कोई बड़ी उपलब्धि नहीं जोड़ी। सच में देखा जाए तो संजू भैया से संजय सतेंद्र पाठक बनने की प्रोसेस में सहज, सरल, मददगार, मृदुभाषी संजय सियासत के हर कार्य बनकर रह गए। कांग्रेस ने भी उनकी संपन्नता का उपभोग किया और भाजपा भी कर रही है। इसलिए वीडी शर्मा की खजुराहो से चुनाव और ऑपरेशन लोटस जैसे अभियानों में दिल खोलकर काम करने वाले संजय पाठक फैसला लेने वालों के दिल में जगह नहीं बना पाए। विरासत में मिली समृद्धि को तो उन्होंने और समृद्ध कर लिया, लेकिन सियासी विरासत को बहुत समृद्ध न कर पाए। संजय पाठक ने 2013 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति 121 करोड़ से अधिक बताई थी। एक साल बाद ही 2014 के उपचुनाव में उन्होंने 141 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का हलफनामा दाखिल किया था। उन्होंने 2018 के चुनाव में दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति 226 करोड़ से अधिक बताई थी। उनका व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार लेता गया, लेकिन राजनीतिक साम्राज्य थम सा गया। पिता से सियासत का ककहरा सीखने वाले संजय के नाम सबसे कम उम्र का जिला पंचायत अध्यक्ष होने की उपलब्धि दर्ज है। लेकिन पिता सतेंद्र पाठक की सत्ता और सियासत से गलियारों में जो धमक थी, वैसी धमक उस सीट से 4 विधानसभा चुनाव जीतने और सरकार में मंत्री रहने के बाद भी संजय पाठक की नहीं बन पाई। उनके सियासी सफर के साथ ही टैग लाइन चिपक गए कि वो राजनीति अपने व्यावसायिक साम्राज्य के संरक्षण के लिए करते हैं। इसलिए भगवा सियासत के सफर में 8 साल बिताने के बावजूद उनकी गिनती भाजपा के कद्दावर नेताओं में नहीं होती है। उनका सियासी वजूद उन पर लक्ष्मी की कृपा और हर किसी की मदद के लिए दिल खोल देने की आदत के कारण है। कांग्रेस तो दावा करती है कि संजय पाठक भाजपा में बिकाऊ और टिकाऊ की राजनीति का शिकार हो गए हैं। भाजपा भरोसा नहीं कर पा रही है कि संजय पाठक को किस पलड़े में रखा जाए, इसलिए उन्हें चक्रव्यूह में घेर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी उन्हें जो है उपयोग करने के लिए ले गई थी और उनका भरपूर दोहन कर रही है और इसीलिए जो है वो चक्रव्यूह में है। चक्रव्यूह तोड़ना है तो उन्हें जो है सबसे पहले दोहित होने से इनकार करना पड़ेगा। कटनी जिले के खितौली गांव के मूल निवासी संजय पाठक के पिता कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं। मां निर्मला पाठक कांग्रेस की ओर से कटनी की महापौर रही। पाठक परिवार के लिए विजरावखड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवार का हिस्सा बन गई।
बीते 8 विधानसभा चुनावों में ये रिश्ता धीरे धीरे मजबूत हुआ। उनके पिता यहाँ से 1990, 93, 98 और 2003 में चुनाव लड़ी तो संजय 2008, 13 और 18 के चुनाव के साथ 2014 का उपचुनाव यहाँ से लड़े। विजरावगढ़ की जनता से पिता को भले ही 2 बार हराया हो और 2 बार जिताया हो, लेकिन पुत्र को चारों चुनाव जिताए हैं। इसलिए संजय पाठक क्षेत्र के हर सुख दुख में साथी बनते हैं। इसके लिए उनके साथ एक बड़ा नेटवर्क काम करता है। इस नेटवर्क के तमाम लोगों की आर्थिक हित भी संजय पाठक से जुड़े हैं, इसलिए भरोसा बरकरार रहता है। ये बात अलग है कि कई नेटवर्क के भीतर अक्सर संजू भैया के कान का कच्चा होने पर चर्चा होती है। संजय मूलतः खनन कारोबारी हैं और आयरन एक्सपोर्ट का बड़ा काम है। उनका कारोबार मध्य प्रदेश और देश के साथ साथ एशिया के कई देशों में फैला हुआ है। इसके साथ ही वो होटल और रिसोर्ट्स भी संचालित करते हैं। साइना नाम से संचालित शैक्षणिक संस्थान स्कूलिंग के साथ साथ होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कराता है। वो कई संस्करणों वाला अपना अखबार भी निकालते हैं। संजय पाठक की बड़ी खूबी ये है कि जिस दिलदारी से कमाते हैं उसी दिलदारी से खर्च भी करते हैं। दरवाजे पर पहुंचे दुश्मन की मदद भी दिल खोल कर करते हैं। सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में उनकी हिस्सेदारी बढ़ चढ़कर होती है। 2013 में उत्तराखंड की त्रासदी के समय उन्होंने अपने प्राइवेट हेलीकॉप्टर और जेट बचाव काम में निःशुल्क लगा दिए थे। हाल ही में उन्होंने पिता की स्मृति में अस्पताल बनाकर शासन को सौंपने की योजना पर काम शुरू किया। वो यही सब उनकी विरासत संभालने के लिए तैयार हो रहे बेटे यश को भी सिखाते हैं और विदेश में पढ़ रही बेटी को भी। वो मंझे हुए कारोबारी और समाज सेवक भले ही बन गए, लेकिन मंझे हुए सियासतदार नहीं बन पाए। इसलिए हवाओं का रुख कई बार उनके खिलाफ हो जाता है। कटनी में 500 करोड़ के हवाले घोटाले में उनका उलझना हो या उनके खिलाफ केस बनाने पर अड़े एसपी का तबादला हो या फिर तबादले के विरोध में जनता का उतर आना हो या फिर कभी उन्हें चुनावों में भाजपा प्रत्याशी के रूप कड़ी टक्कर देने वाली पद्मा शुक्ला का कांग्रेस में जाना हो और संजय पर तमाम आरोप लगाना हो या संदीप जायसवाल के साथ उनकी अदावत है या फिर कांग्रेस में उनके जाने की अफवाहें हो, संजय पाठक का वित्त पोषित नेटवर्क किसी का भी माकूल जवाब नहीं दे पाया। उनकी फौज खिलौना साबित होती रही। आज भी वो जब भाजपा में चक्रव्यूह में उलझे हैं तब भी यही स्थिति है। और ये बात अलग है कि भाजपा नहीं मानती कि संजय पाठक किसी चक्रव्यूह में उलझे हैं। पार्टी उन्हें संगठन के प्रति समर्पित नेता मानती है। संजय पाठक जी बहुत ही लोकप्रिय हैं और एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। वे किसी भी चक्रव्यूह में नहीं है और आज हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता के रूप में हमसे सहज रूप से मिलते हैं, सहजता के साथ काम करते हैं। भाजपा और संजय पाठक दोनों ही भले न माने कि वो किसी चक्रव्यूह में उलझे हैं, लेकिन इससे पूरी तरह आंख मूंदी नहीं जा सकती। एक बार संजय पाठक को दमदारी के साथ अपनी बात रखनी होगी, अपने लोगों को साथ खड़ा करना होगा, तभी चक्रव्यूह से बाहर आने की उम्मीद बंधेगी। इसमें कहीं देर न हो जाए और उन्हें सोचना पड़े। मुद्दतें गुजर गई, हिसाब नहीं किया, ना जाने अब किसके कितने रह गए हम। अजय त्रिपाठी, INH 24/7 भोपाल।